नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं कृष्ण जाखड़ साहब। इस क्षेत्र के लिए आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन मैं चेतना रेडियो के श्रोताओं के लिए बता दूं कि कृष्ण जाखड़ साहब अपनी राजनीतिक छवि के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और एक कृषक के रूप में एक सशक्त पहचान रखते हैं। कृष्ण जाखड़ साहब को आज़ादी के बाद पहली बार राजस्थान सरकार ने 15 अगस्त 2008 को जैविक एवं प्राकृतिक कृषि के लिए प्रगतिशील किसान का पुरस्कार दिया और इसी प्रकार रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान द्वारा वर्ष 2010 में आपको डालमिया पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया। इन पुरस्कारों के अतिरिक्त आपके लिए अमूल्य पुरस्कार है इस क्षेत्र के नागरिकों का आपके प्रति स्नेह। चेतना रेडियो 90.4 एफएम में आपका स्वागत है। सर, मैं सबसे पहले आपसे यह जानना चाहता हूं कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती हमारे क्षेत्र में किस तरह से क्रियान्वित हो रही है और जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर हमारे कृषक हैं, उनका रुझान किस तरह से है? पहला सवाल है मेरा सबसे कि जैविक और प्राकृतिक कृषि, क्योंकि मैं जैविक को ऐसा शब्द मानता हूं जो केमिकल खेती करते हैं उसी का एक रूप है। जो केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, जो सीड कंपनीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने जो कुछ बनाया केमिकल में, वो ये चाहते हैं कि भाई केमिकल थोड़ा कम हुआ तो ये लगता है कि लोग जैविक के पे जाएंगे, तो उन्हीं सब कंपनियों ने अपने जैविक प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिए। और मैं ये मानता हूँ कि ये किसान का एक फिर नया शोषण है, क्योंकि एक वो शोषण जो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सीड पे कर रहे हैं, और दूसरा फिर उन्होंने अपना ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक जो है बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, ये वही कंपनियां हैं। कंपनी में बदलाव नहीं है, नई कंपनियां आ गई या उन्होंने अपना सिस्टर कंसर्न बना लिया, एक नई कंपनी बायो के नाम से बना दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये भी ऐसा ही होगा अल्टीमेटली कि गाँव के आदमी का, किसान परिवारों का एक फिर नया शोषण होगा। कुदरती खेती जो गाय से खेती है, आज से कोई 5000 साल पहले ऋषि पाराशर ने कुदरती खेती की बात की थी। गाय से खेती हो, आप गाय अगर जंगल में जाती हैं और आपने जंगल में जाके देखा होगा तो गाय जहाँ गोबर करती थी उसके नीचे स्वतः ही कीड़े आ जाते थे 2 या 3 दिन बाद। वो जमीन को उर्वरा शक्ति देते थे, और जो गाय का गोबर गिरता था, जो गाय का पेशाब गिरता था, उसमें वो जंगल सरसब्ज हो जाता था। आपने देखा होगा कि जंगल में किसी ने भी कभी कोई पेस्टिसाइड, कोई पानी, कोई व्यवस्था, आदमी की कोई ट्रैक्टर की कोई परेशानी, ट्रैक्टर की कल्टीवेशन, आदमी ने कुछ नहीं किया, लेकिन वहाँ जंगल में जो था सरसब्ज था, सब हरा भरा था, सबके अच्छा फल लग रहा था और खाने में स्वादिष्ट था। हम कम बीमार हो रहे थे उनको खाने के बाद। हमने पैदावार बढ़ाई, लेकिन हमने उतनी ही बीमारियां बढ़ाई। जैसे चेतना रेडियो संगरिया में है, तो संगरिया में आप सब लोगों ने, मेरे साथियों ने देखा होगा, मेरे किसान बंधुओं ने, मेरे से बड़े उम्र वालों ने भी, मेरे युवा किसानों ने भी देखा होगा कि संगरिया में कुछ ही दवाई की दुकानें, कुछ ही वैद्य और कुछ ही डॉक्टर हुआ करते थे। सरकारी एक डॉक्टर हुआ करता था, 2-3 डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिशनर थे। लेकिन आज जिस सड़क पे जाएं, जिस गली में जाएं, जिस मोहल्ले में जाएं, या तो मेडिकल की दुकान है या वहाँ डॉक्टर है। इसका मतलब है कि हमने इस विकास के साथ साथ जो पैदावार बढ़ाई, उसके साथ साथ हमने बीमारियां भी बढ़ाई। तो लेकिन अल्टीमेटली किसान को क्या मिला? बीमारी। आम आदमी को क्या मिला? बीमारी। अब की बार आपने देखा होगा कोरोना चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, लेकिन कोरोना काल में भी खेती पे किसी ने नहीं कहा पिछड़ गई है। खेती अपने सतत किसान बंधु अपना काम कर रहे हैं, लगातार बढ़ रही है, उसमें कोई कमी नहीं है, सबको खाने पीने को मिल रहा है। लेकिन सब कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ। आदमी की इम्यूनिटी जब बढ़ेगी जब वो रसायन मुक्त कोई पदार्थ खाएगा। गाय से प्राकृतिक कृषि होगी, और प्राकृतिक कृषि से जो अन्न और जो खाद्यान्न और जो सब्जी और जो फल पैदा होगा वो खाएगा, तो आदमी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। जब आदमी की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो निश्चित बीमारियां नहीं आएंगी। और वैसे ही है कि हमने अपनी मात्र
शक्ति, जो हमारी जमीन है, जो हमारी मातृभूमि है, उसके साथ अन्याय किया, उसमें केमिकल डाला, उसमें फर्टिलाइजर डाला। जब जमीन दूषित होगी तो उससे पैदा होने वाला अन्न अच्छा कैसे हो सकता है? तो उसकी इम्यूनिटी भी वीक हो गई। जब प्लांट की इम्यूनिटी वीक हो गई तो हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो गई। अगर हम जमीन को सरसब्ज करेंगे, जमीन हमारी जो मातृभूमि है, हमारी जो धरती माँ है, वो इतनी सरसब्ज है कि हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। 1 ग्राम गोबर में करोड़ों जीव हैं, और अगर वैसे भी अगर 1 ग्राम अगर हम मिट्टी उठा के देखें, और नेचुरल जो स्वतः ही जो मिट्टी है, अब केमिकल वाले तो जहर होगा, लेकिन अगर अभी भी पहाड़ पे और जहाँ आदमी का कोई दखल नहीं है किसी तरह का, उस मिट्टी के लेंगे तो लाखों उसमें जीव जंतु हैं, और जो तक साइंस ढूंढ पाई है वो तो बहुत कम है। तो यूँ कहते हैं कि 3 NPK 3 मेन केमिकल हैं, उसके बाद 16 और एलिमेंट बताए, तो इतने ही बताए गए, लेकिन जमीन में तो पता नहीं कितना कुछ है। मैं श्रोताओं के लिए आपकी बात के सार को रखूं कि जैविक और प्राकृतिक कृषि का अर्थ है कृत्रिम रसायन मुक्त खेती, और जो प्राकृतिक हमारे स्रोत हैं उनके माध्यम से जो हमारी पौराणिक पद्धतियां हैं, उस कृषि का अर्थ है जैविक एवं प्राकृतिक कृषि। लेकिन किसान के समक्ष एक हमेशा से चुनौती रही है, और वह चुनौती रही है कृषि में लगने वाली लागत और उसके उपज के मिलने वाले मूल्य की। और हमारी सरकारों ने भी समय समय पर अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृत्रिम रसायन का प्रोत्साहन किया, उन्हें प्रोत्साहित किया। कृत्रिम रसायनों के प्रोत्साहित किए जाने से किसान अधिक से अधिक उपज लेने के लिए अपने खेतों में कृत्रिम रसायन का उपयोग करने लगा, जिससे जैविक एवं प्राकृतिक कृषि प्रभावित हुई। इस व्यावसायिक दौर में जहां आज भी अधिक उत्पादन लेकर भी किसान को अपनी मेहनत के अनुरूप आय नहीं मिल पा रही है, वह जैविक और प्राकृतिक कृषि की चुनौतियों का कैसे सामना करेगा? जिस चुनौतियों की आपने जो बात कही कि भाई जो सामने चुनौतियां हैं, उस पर लोगों को ऐसा लगता है, मेरे किसान बंधुओं को ऐसा लगता है कि हम अगर कुदरती खेती करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारी पैदावार घटेगी, ऐसा उनको मन में भाव पैदा हो गया। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री जो ये काम कर रही है, जिसके पास बहुत पैसा है, केमिकल इंडस्ट्री के पास, वो सब इसका दुष्प्रचार कर रही है कि अगर आपने केमिकल से यूरिया और DAP, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर और नए आधुनिक बीज इस्तेमाल नहीं किए तो आपकी पैदावार घट जाएगी। मेरा ये मानना है कि अगर आप कुदरती खेती से पैदा किया हुआ अन्न खाएं, और आप रोज रोटी अगर 5 खा रहे हैं तो वो आपको 3 रोटी में भी पर्याप्त होगा, और आपका पेट भरा हुआ लगेगा, और आपको पेट को भी अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब है अन्न कम में भी काम चलेगा। एक उपभोक्ता के रूप में मैं हमारी जैविक और प्राकृतिक कृषि की बातचीत को एक नई दिशा देता हूं। निश्चित तौर पर एक स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ खाद्य पदार्थ का होना बहुत जरूरी है, और इसमें जैविक और प्राकृतिक कृषि की अहम भूमिका है। लेकिन बाजार में मिलने वाले जैविक एवं प्राकृतिक कृषि के उत्पाद दूसरे उत्पादों से अधिक महंगे होते हैं, तो आम उपभोक्ता उन्हें कैसे अपनाए, इस दिशा में आपका क्या दृष्टिकोण है? आपने बिल्कुल वाजिब और ठीक, आज मैं भी इसी को ही मानता हूं, क्योंकि जिससे भी बात करते हैं उसे ये लगता है कि जो कुदरत से अपनाया गया, जो ऑर्गेनिक, जो स्टैम्प्ड जो है, उसका पैसा ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि ये भी वही उपभोक्तावाद का और मार्केट का है। लेकिन आप देखे होंगे, आपने ये महसूस किया होगा कि आप फार्मर के पास जाएंगे तो उतना महंगा नहीं है। ये तो जो मार्केट में आके महंगा होता है, जो आप बाजार में खरीदते हैं तो बाजारीकरण हो गया, उसको तब महंगा होता है। किसान तो अपने उसी भाव में बेच रहा है। मेरा ये दावा है कि कोई भी किसान अगर कुदरती खेती करेगा, 0 बजट नेचुरल फार्मिंग करेगा, अगर वो गाय से खेती करेगा, और मेरे गुरु
सुभाष पालेकर जी, पद्मश्री सुभाष पालेकर जी की पद्धति से अगर खेती करेगा, वो जीवामृत, घन जीवामृत, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और सबका इस्तेमाल करेगा, तो पैदावार भी उतनी होगी जितनी केमिकल में हो रही है। पैदावार कम नहीं होगी। अगर अब रेट की बात रही, आपने कहा उपभोक्ता की बात है, ये ठीक है। अब प्राकृतिक खेती करने वाले लोग कम हैं। जब लोग कम है और हर आदमी चाहता है कि मुझे भी खाने को मिले, तो आदमी स्वतः ही जो मार्केट में आता है उसका भाव बढ़ा देता है। लेकिन अगर सब किसान पैदा करने लगेंगे तो भाव स्थिर हो जाएगा, क्योंकि भाव, अब जो भाव है वो मार्केट करते हैं। आपने बड़े स्टोर में, बड़े शहर में जाके देखें तो जो किन्नू, हनुमानगढ़ और गंगानगर और संगरिया में और जो अबोर में जो आपको 20 रुपए 30 रुपए से किलो फार्मर को मिल रहा है अभी, तो वो बाजार में जाके मिलता है 70 रुपए 80 रुपए, और जो ऑर्गेनिक वाला मिलता है वो 150 रुपए में मिलता है। जबकि ऑर्गेनिक के या जैविक खेती से जो किन्नू पैदा कर रहा है, मैं भी जो किन्नू पैदा कर रहा हूँ, वो भी मेरा कोई 180 रुपए किलो में नहीं बिकता है। मैं भी मार्केट के भाव से बेचता हूँ, लेकिन मार्केट से 1 रुपया 2 रुपया महंगा बेचता हूँ। जो भी मार्केट का भाव, उससे 1 रुपया 2 रुपया महंगा बेचता है। इसका मतलब है जो अल्टीमेटली जो मेरा प्रोड्यूस लेके जाता है वो रेट बढ़ा रहा है। वो इसलिए बढ़ा रहा है कि मेरा प्रोड्यूस जो है ऑर्गेनिक है, मेरा प्रोड्यूस जैविक है, तो मुझे उतना नहीं मिलता है, लेकिन वो उस नाम से बढ़ा रहा है। एक और है, इसमें कुछ भाव बढ़ता है, उसका एक कारण है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम जो है वो है वीडीसाइड का, खरपतवार का। चाहे कोई सब्जी पैदा करें या कोई फल पैदा करें या कोई अनाज पैदा करें, उस पे खरपतवार जरूर होती है। खरपतवार में मजदूर ज्यादा लगते हैं, तो मजदूर की कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आप वीडीसाइड स्प्रे करें तो एक ही आदमी स्प्रे कर देगा, ट्रैक्टर से स्प्रे करेंगे, आपका फील्ड बिल्कुल साफ हो जाएगा, वीडलेस हो जाएगा, कोई भी वीड उसमें नहीं होगी, कोई भी खरपतवार आपकी भूमि में नहीं होगा। लेकिन अगर आप नेचुरल करेंगे तो आप केमिकल नहीं कर सकते। जब केमिकल नहीं करेंगे, वीडीसाइड नहीं करेंगे, तो उसमें खरपतवार उगेगा। तो खरपतवार उगेगा तो वो आदमी से ही आपने काम करना है या ट्रैक्टर से करेंगे, तो उसमें थोड़ा एडिशन हो सकता है, 10% 20%, लेकिन 3 गुना हो जाए ऐसा नहीं है। लेकिन वो 3 गुना क्या है, वो कंपनियां जो ऑर्गेनिक की मार्केटिंग कर रही हैं, वो ये कह रहे हैं हमारे पास सर्टिफाइड है, इस नाम से बेच रही हैं, वो उसे 3 गुना 4 गुना महंगा करके ही बेचती हैं। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि व्यावसायिक दुनिया के लोग पहले जैविक एवं प्राकृतिक कृषि को उन्होंने रासायनिक खेती बनाया, और जब जैविक एवं प्राकृतिक कृषि को पुनः प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वही व्यावसायिक कंपनियां नए रूप में किसान का शोषण करने के लिए बाजार में आ गई हैं, और किसान को उनसे सचेत रहना चाहिए। प्राकृतिक तरीकों से ही जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। हम उपभोक्ता संरक्षण की बात कर रहे थे, जहां हमने जैविक और प्राकृतिक कृषि से संबंधित उत्पाद की बात कही, वहीं आपकी बातचीत से हमारे श्रोताओं के लिए यह प्रेरणा भी निकली है कि जीवन में स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यही हमारे किसान भाइयों के लिए भी आपने मंत्र दिया है कि हमें सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसलिए जैविक एवं प्राकृतिक कृषि को अपनाना हमारे जीवन की आवश्यकता है। सर, मैं इसी बात को आपके जुड़े हुए एक विषय की ओर ले जाता हूँ, वह है पानी का विषय। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जैविक और प्राकृतिक कृषि की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत सी जगह देखते हैं कि हमारी कृषि में भी प्रयुक्त होने वाला पानी शहर का गंदा पानी होता है, उससे सब्जियां उगाई जाती हैं। विभिन्न समयों पर विभिन्न न्यायालयों ने आदेश भी दिए हैं। इसके साथ साथ हमें जो पेयजल मिल रहा है उसमें भी दूषित पदार्थ डाले जाते हैं। इस संबंध में हमारे श्रोताओं को आप किस तरह से सचेत करना चाहेंगे और किस तरह से हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अच्छा खाने के साथ साथ पी क्या रहे हैं ये भी इस पे निर्भर करता है। क्योंकि वो जो पानी है वही खेती में लग रहा है, वही फल में लग रहा है, वही सब्जी में लग रहा है, और वही पानी हम पी रहे हैं। पानी निश्चित रूप से दूषित है, 100% दूषित है। लेकिन राजस्थान में एक पद्धति थी बहुत पुरानी कि सब लोग अपना पार्लर पानी रखते थे,
मेरा किसान बंधुओं से और जितने भी मेरे श्रोता जो मुझे सुन रहे हैं, मेरा सबसे आग्रह है कि अपने घर की छत का पानी इकट्ठा करना शुरू करो। पीने के लिए पानी आप अपने छत का रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही करो, ये सबसे उपयुक्त है। अगर हमें जिंदा रहना है, पानी अच्छा चाहिए, तो यही पानी उपयुक्त है, इसके अलावा कोई पानी उपयुक्त नहीं है। क्योंकि हम जो भी पानी पी रहे हैं वो अच्छा नहीं है, लेकिन हम नहर का पानी पी रहे हैं। नहर में शुद्धिकरण हमारे बस में नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट ने बहुत सारे आदेश दिए हुए हैं, और जो फैक्ट्री का गंदा पानी नहर में डल रहा है इंदिरा गांधी कैनाल में और भाखड़ा कैनाल में, उसके लिए के लोगों ने बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, और बाबा सींचेवाल जी लगातार लगे हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बड़ा सिस्टम है, बड़ा सरकार का है। लेकिन हमें अपने लेवल पे, मेरा सभी किसान बंधुओं से और सभी श्रोता बंधुओं से, कि आप अपने पीने का पानी अपने घर में संचित करें। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सिस्टम को डेवलप करें, और ये हमारी पुरानी पद्धति है साथियों। और दूसरा और है, अगर कुदरती खेती करेंगे तो पानी की आवश्यकता नहीं है उतनी जितनी अब हम जरूरत है। मैं मेरे खेत में अभी भी 20% ही इरिगेशन से मेरा प्लांट पक रहा है, मेरा फल पक रहेगी, क्योंकि जब केमिकल नहीं डालेंगे। आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप अगर दवा लेंगे कोई एलोपैथी की, तो आपको प्यास जल्दी लगती है। आपने देखा होगा कि आपकी जीभ सूखने लगती है। तो वैसी ही हालत हमारी धरती माँ की है। उतना केमिकल डालेंगे, उसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी। आप नेचुरली करेंगे तो जो पानी, जो भूमि है, जो मिट्टी है, उसमें पानी की होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पानी की क्षमता उस कण कण में बढ़ जाएगी, तो निश्चित रूप से कम पानी की आवश्यकता रहेगी। और मेरा ख्याल है 10% से 20% पानी ही जितना अब मिल रहा है, उतने से ही सब कुछ हो सकता है। और मेरा एक और सभी श्रोताओं से आग्रह है कि कभी भी मेरे घर आ जाएं, कभी मेरे खेत में आ जाएं, मैं आपको कम पानी में उगी हुई फसल दिखाऊंगा। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं, नंगी आंखों से दिख रहा है। मेरे खेत में वीड भी खड़ा हुआ है, मेरे खेत में कचरा भी खड़ा हुआ है। मुझे बताओ, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हम पहले बाथू मानते थे, गेहूं में बाथू उगता था, फेंक देते थे। बाथू के लिए हमने बहुत पहले 2,4-D स्प्रे करते थे कि बाथू खत्म हो जाए। लेकिन बाथू जो है दिल्ली में बिकता है, जयपुर में बिकता है, बड़े शहरों में बिकता है। इसका मतलब जिसे हम वीड समझ रहे हैं, जिसे हम वीड समझ के फेंक रहे हैं, उसे लोग खाना पसंद करते हैं, उसे लोग सब्जी बनाते हैं, उसका आटे में डाल के पराठे बनाते हैं लोग, और उसे चटनी बनाते हैं लोग। तो इसका मतलब है कि जो हमारी वीड है वो भी हमें अभी तक पता ही नहीं कि उपयुक्त कौन सी है। जो मेरा ये आग्रह है, जो साइंटिस्ट दान काम कर रहे हैं, जो वीड पे किसी ने कोई काम ही नहीं किया कि कौन सी वीड हमारे लिए उपयुक्त है। मुझे ये अंदाजा है कि भाई जो है, जब बाहर जाते थे तो बहुत साल पहले ये थे, गेहूं की रोटी खाएंगे, चने की नहीं खाएंगे, हमारा चना फूलता था। अब हम बाहर जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं मिस्सी रोटी है क्या। इसका मतलब है कि हमारा रुझान दूसरी तरफ चला गया। इसका मतलब हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जो हमारा गेहूं और चावल हमारा अन्न और हमारा खाद्यान्न नहीं है। कुदरत ने ऐसा बनाया था कि जो हमारे यहाँ पैदा हो रहा है वही हम खाएं। हमारे यहाँ चना पैदा होता था, चना खाएं। हमारे यहाँ बाजरी पैदा थी, बाजरी खाएं। और वही अगर अन्न खाएंगे तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। और कम पानी की आवश्यकता है। हमारी राठी गाय को कम खाने में अच्छा दूध देती थी। हमारे पुराने जो ऊँट थे उसमें अच्छा खाते थे और कम पानी में काम करते थे। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि अब हम ऊँट पालें, ऊँट से खेती करें। लेकिन मेरा ये है कि भाई कुदरत ने ऐसी व्यवस्था की हुई थी, जिस वातावरण में, जिस जगह हम रहते हैं, वही चीज़ जो पैदा हो रही है वही खानी चाहिए। अब हम सेब 12 महीने खा रहे हैं। आप सेब 12 महीने खाएंगे क्या? फिर सेब कुछ दिनों बाद घर में आके सड़ जाता है। इसका मतलब केमिकल डाला। हम आलू लाते हैं और आलू को अगर फ्रिज में भी रख दें तो 4 दिन बाद फट जाता है। इसका मतलब उसमें केमिकल इतना डला हुआ है, रसायन उसमें इतनी यूरिया DAP डली हुई है कि वो अगर हमारे पेट के अंदर चले जाएगा हमारी क्या स्थिति रहेगी। सर, आपसे जैविक एवं प्राकृतिक कृषि तथा पेयजल पर बात करते समय मुझे गाने की पंक्तियां याद आ रही हैं। आप लौट चलें। अब लौट चलें
एक राजनीतिक सवाल भी कर दूं कि जब हम हर तरीके से जैविक और प्राकृतिक कृषि की बात करते हुए, पेयजल में पौराणिक पद्धति का बात करते हुए पुराने ज़माने की तरफ लौटने की बात कर रहे हैं, तो हम ये पानी के लिए जो सिंचाई की पद्धतियां हैं उनको बदलने के साथ साथ ये केवल पानी के लिए आंदोलन तक ही हमारा किसान क्यों सीमित हो जाता है? खैर, आपने ये राजनीतिक सवाल उठाया है, क्योंकि किसान और खेती में राजनीति का कोई वास्ता नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ किसान की बात करता हूँ, क्योंकि किसान बंधु जो हैं वही सब पार्टियों में हैं। तो मैं इस मंच से कोई राजनीतिक बात करूँ तो ठीक नहीं, लेकिन एक ये है कि भाई आपने जो सवाल उठाया, क्या मुद्दा था आपका? विशेष मुद्दा कि हम केवल अधिक पानी की मांग कर रहे हैं और किसान जो पौराणिक पद्धतियां हैं सिंचाई की, जिसमें पानी की बचत की जा सकती है, ड्रिप सिस्टम है या जो मौसमी बरसात है। हाँ जी, एक और है, ये पानी कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, किसने बताया? हमारे जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि नहर में से पानी मिल रहा है, पानी ज़्यादा लगाओ। फिर उन्होंने कहा कि आपको पहले बार पानी लगाओ, फिर आप उस बत्तर आएगी, बत्तर के बाद 21 दिन बाद पानी लगाओ, फिर 20 दिन बाद पानी लगाओ, फिर उसके अगले दिन पानी लगाओ। जिसमें अगर गेहूं में बाल आ गई तब पानी लगाओ, गेहूं में दूधिया हो गया तो पानी लगाओ। भाई उन्होंने जो बताया किसान उसे फॉलो करता रहा। क्योंकि मैं एक बात सभी किसान श्रोताओं के, शहर के आदमी की नहीं ये बात है, किसान श्रोताओं से मेरा एक निवेदन और आग्रह है कि जब बीज उगता है तो क्या पानी में उगाते हैं? क्या नमी में उगता है? बीज नमी में उगता है और बीज बत्तर में उगता है, जिसे हम ये कहते हैं कि बत्तर है। बत्तर चढ़ गया या उतर गया, जिसमें नमी ज्यादा है या कम है, तो इसका मतलब है कि जो सबसे क्रिटिकल पोजीशन है, जो सबसे बीज अंकुरित होना ही खेती में सबसे कष्टदायक स्थिति है। तो अंकुरित बीज होने में भी अगर पानी 20 या 30% से ही जरूरत है, तो मुझे बताओ पौधा बड़ा होने के बाद उसे पानी की आवश्यकता कहाँ है? क्योंकि मैं ये मानता हूं, क्योंकि इस मंच पे बैठ के मैं कुछ दूसरी बात कहूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसी ने हमें समझाया नहीं। हमें ये कहते हैं डीप प्लॉइंग करो, मैं कहता हूं प्लॉइंग बंद कर देनी चाहिए, नो डीप प्लॉइंग। जमीन के ऊपर की सतह ही जो 3 और 4 इंच है वो ही काबिल है, और उसे बनने में हजारों साल लगते हैं। 1 साल या 6 महीने में नहीं लगता है, हजारों साल लगते हैं उसी 6 इंच 4 इंच 6 इंच में। लेकिन हम डिप्लॉइंग करके उसे पलटा पलटी करते हैं। सब ने कहा कि गर्मी में हो जीव जंतु मर जाएंगे। अरे भाई, जीव जंतु मर जाएंगे, आप कल्पना करें कि आप कहीं गर्मी में आप सड़क के किनारे रास्ते पे जा रहे हैं और आपने जमीन से उठती हुई भाप नहीं देखी। तो जमीन से उठती हुई भाप देखी तो इसका मतलब है कि जमीन में पानी जो है उड़ रहा है, भाप पानी की है। इसका मतलब है कि जो जमीन ने हमने ज्यादा गहरी जुताई कर दे उसमें से पानी बाहर निकल रहा है। जब पानी बाहर निकल रहा है तो उसमें जो असंख्य जीव जंतु हैं वो बिना पानी के, बिना उसके कैसे जिंदा रहेंगे? तो स्वतः ही मर जाएंगे, क्योंकि पानी नहीं है। हर आदमी को पानी की आवश्यकता है और उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है। देखिए, अगर उसे पानी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसकी जगह गर्मी मिलेगी। जब गर्मी बहुत ज्यादा होगी, आपने कभी देखा नहीं होगा कि नंगे पैर धूप में चलें तो आप चल नहीं सकते। आपको टेम्परेचर पर लगता है 45 डिग्री है, 42 डिग्री है, लेकिन आप नंगे पैर चलो तो आप चल नहीं सकते। तो मुझे ये बताओ, उस जगह, उस भूमि में जो हमने गहरी जुताई कर दी, तो जीव जंतु कैसे सरवाइव करेगा? तो मरेगा ही। जब मरेगा तो अगली बार पैदावार कैसे देगा? और अगर हम, जैसे मेरे किसान बंधु आग लगाते हैं, हमने कभी अपने हाथ पे आग की तरफ करके देखा? बाल और ऊपर की चमड़ी जल जाती है, जल जाती है ना। तो जमीन के ऊपर आग लगेगी जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री 100 डिग्री हो जाएगा, तो क्या जिंदा रहेगा? और जमीन जिंदा है, जमीन ने मृत मत समझिए। जमीन सजीव है, धरती माँ सजीव है। सजीव को हमें तभी सजीव अच्छा रहेगा जब उसे जिंदा रखेंगे। हम इसे मारना ही चाहते हैं, केमिकल से मारना चाहते हैं, आग लगा के मारना चाहते हैं।
बहुत खूब। हम पुनः प्राकृतिक कृषि से प्रकृति की ओर लौट आते हैं। हमारे चेतना रेडियो के बहुत से युवा श्रोता हैं जिन पर इस सृष्टि के पर्यावरण को बचाए रखने की जिम्मेदारी है। आपको पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आप पर्यावरण के संबंध में हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को और मेरे किसान बंधुओं को और मेरे इस इलाका वासियों को जो भी मुझे सुन रहे हैं, सबके एक से निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ कि सब कुदरती खेती करें, गाय से खेती करें। गाय भी देसी, जर्सी हॉस्टन गाय नहीं है, देसी गाय से खेती करें। एक दूसरा, अगर गाय नहीं है और वो उपभोक्ता है तो कम से कम वो आदमी, वो इंसान जो खाना बाहर से ले रहा है, वो गाय से जो उत्पाद, कुदरती उत्पाद हुआ है उसे खाएं, उससे लें तो प्रोत्साहन होगा और हमारा एक दूसरे से जुड़ाव होगा। एक बड़ा, हम बड़े फक्र से कहते हैं फलां डॉक्टर हमारा फैमिली डॉक्टर है। मैं कहता हूँ यार फैमिली फार्मर पैदा कर लो। आप एक किसान से संबंध स्थापित करो, जो उसके खेत में पैदा हो वो हमें दे, और उसे कहे कि भाई आप उसके यहाँ विजिट करो। विजिट करेंगे, आप देखेंगे कि वो नेचुरली कर रहा है या केमिकल कर रहा है। आपको ये लग रहा है नेचुरल कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित करें। आप तो प्रोत्साहित करेंगे तो वो कुदरती खेती करेगा, और कुदरती खेती करेगा और उसे कहे मैं तेरे घर से ही ले जाऊंगा। और मुझे ये बताओ, जब संगरिया मंडी में एमपी के नाम से गेहूं महंगी मिलती है तो क्या एमपी में यूरिया डीएपी नहीं डल रही? क्या मध्य प्रदेश में यूरिया डीएपी नहीं डलती? शरबती के नाम से गेहूं मिल रही है। मैं शरबती गेहूं पैदा करता हूं, यहाँ भी पैदा हो सकती है, और यहाँ भी मेरे साथी 1482 शरबती जैसी है, लेकिन वो कहते हैं शरबती के नाम से महंगा खरीदते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि फार्मर, फैमिली फार्मर होना चाहिए। फैमिली, एक किसान को अडॉप्ट करना चाहिए, और किसान को अडॉप्ट करने के बाद हम उससे जुड़ाव पसंद करें। उसके खेत में जो कुछ हो, उसके सब्जियां पैदा हो, उसको अनाज पैदा हो, हम उसे कहें कि तुम ये भी सब्जी पैदा करें, हम उठाएंगे। अगर हम एक समूह बना लें, शहर में भी बनाएं, गांव में भी बनाएं, ताकि वो शहर में भी एक जगह आगे बढ़े। मैं कई बार, मैं एक और है अरे जी कि मैंने एक कोशिश की सब्जियां पैदा करें। जब सब्जी पैदा करके जब बाजार में आता हूं तो मेरी सब्जी भी वही, उसकी बोली लगती है 1 रुपया 2 रुपया। तो अब 1 रुपया 2 रुपया में मुझे बताओ कि भाई केमिकल डाल रहा है, उसके बहुत सारी हल वैसे केमिकल से हो जाती है, लेकिन मैंने तो हाथ से खुरपी से जो मजदूरों से सफाई की, उसके पैसे बढ़ जाते हैं। तो मैं आलू पैदा करता था, आलू पैदा करने बंद कर दिए, क्योंकि उसमें जो है खरपतवार में, उसमें आलू की यील्ड कम हो जाती है, क्योंकि जो केमिकल डालते हैं तो 4 5 6 बोरी डालते हैं 1 बीघे में। मैं कुछ नहीं डालता था, तो पैदावार निश्चित उससे थोड़ी कम रहती है। लेकिन मेरा आलू आपको मैं दूंगा, आप बिना कोल्ड स्टोरेज के बाहर रखें, 4 महीने पड़ा रहेगा। अप्रैल में रख दें पर 4 महीने पड़ा रहेगा, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं है। लेकिन बाहर का आलू आप 15 दिन बाहर रख के देख लो, फट जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि युवा किसानों से एक तो पेड़ लगाएं, अपने घर में पेड़ लगाएं, अपने खेत में पेड़ लगाएं, जहां आप रहते हैं वहां पेड़ लगाएं। पेड़ जरूरी नहीं कि बड़ा पेड़ लगाएं, कोई भी लगाएं। आप नीम लगाएं, आप बड़ लगाएं, पीपल लगाएं, बहुत अच्छा है। नहीं है तो आप आम लगाएं, चीकू लगाएं, अमरूद लगाएं। पेड़ तो पेड़ है, हरियाली, जितना पेड़ लगाएंगे उतनी हरियाली होगी, जितनी हरियाली होगी उतनी वर्षा होगी, जितना पेड़ लगेगा वर्षा होगी, उसमें खाद्यान्न बढ़ेगा, उतने हमारे खाने को अच्छा मिलेगा। हमें मेरे युवाओं को और पर्यावरण के लिए हमें एक ही बात जरूरी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ खेत में और घर में लगाने चाहिए। वृक्षारोपण के संदेश के साथ हम समय सीमा को देखते हुए अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। कृष्ण जाखड़ साहब, आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार। आपके पास कृषि से संबंधित, विभिन्न सामाजिक विषयों से संबंधित बहुत कुछ कहने के लिए है जो हमारे श्रोता सुनना पसंद करेंगे। आपसे आग्रह, बार बार विभिन्न अलग अलग विषयों पर आप चेतना रेडियो के स्टूडियो में आते रहें, हम सबसे मुखातिब होते रहें, श्रोताओं से मुखातिब होते रहें। धन्यवाद।